Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Agri Friends Club. Today we will discuss an important topic related to IBPS exam, that is aquaculture. We will discuss about the scope, objective, history of aquaculture in this video. ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो 10 पॉइंट 15 पॉइंट या 20 पॉइंट पढ़कर जाए उससे ही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज वी आर नॉट द क्वेश्चन सेटर्स। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाए, ताकि अगर आप कहीं भी कन्फ्यूजन हो आपको तो एटलीस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप तुक्का मारने के लिए भी आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो मैं नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल से सही आंसर बता दीजिएगा अगर आपको आंसर नहीं पता है तो, पर हाँ इतना ज़रूर होगा कि अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो आप सही आंसर तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को विथ टॉपिक एक्वाकल्चर। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था अबाउट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कौन सा स्टेट एक्वाकल्चर में फर्स्ट है या फिशरी सेक्टर में किस स्टेट का पहला रैंक है, सेकंड है, थर्ड है, जीवीए में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये सब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो इज़ अवेलेबल on the playlist. You can go and you can easily watch the video. With this we start with the today's session. Next important topic is aquaculture. इस वीडियो में हम आपके साथ aquaculture से रिलेटेड जितने भी important points है, aquaculture का definition, scope, history in India, फिर aquaculture production उसका सिनेरियो इंडिया में क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वाई वी शुड गो फॉर एक्वाकल्चर, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्वाकल्चर क्या है, व्हाट इज़ एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर इज़ द फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, कौन कौन से हैं। तो फिशेस, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क एंड एक्वेटिक प्लांट, इन सब का फार्मिंग ही आपका एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर इन्वॉल्व्स कल्टीवेटिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये क्या होता है आपका, हम एक्वाकल्चर में कल्टीवेट करते हैं फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर पॉपुलेशन को। किस कंडीशन में, तो किसी ना किसी कंट्रोल्ड कंडीशन में। एंड इट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद कमर्शियल फिशिंग विच इज़ द हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड फिश। देखो डिफरेंस ये है कि जब हम बात करेंगे कमर्शियल फिशिंग की, तो कमर्शियल फिशिंग इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ द वाइल्ड फिश। लेकिन एक्वाकल्चर क्या हुआ, एक्वाकल्चर मतलब किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जब आप फार्मिंग करते हो, चाहे वो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो फिश होगा, इट कैन बी योर फिश, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क या फिर कोई भी एक्वेटिक प्लांट। विद दिस वी मूव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वाकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट प्रोटीन रिच न्यूट्रिटिव पैलेटेबल एंड ईजिली डाइजेस्टेबल ह्यूमन फूड। एक्वाकल्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इससे लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड हमें मिलता है। ये लाइवलीहुड का एक स्रोत है। इट प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड थ्रू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर। Effective utilization of aquatic and land resources. Next, providing new species and strengthening stock of existing fish in natural and man-made water body through artificial recruitment. और क्या इसका एडवांटेज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस। ऑर्नामेंटल फिशेस आपने देखा होगा, ये आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक ऑरिजिन। ये रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी हेल्पफुल है।
रिसाइकिल, रीयूज़, रिसाइकिल ये सब हमने पढ़ा है, देखा है कि नाउअडेज़ रिसाइक्लिंग इज़ वेरी एसेंशियल, रिसाइक्लिंग का बहुत अहम योगदान है। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स फिश एंड सपोर्ट टू रिक्रिएशन फिशिंग। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ बेट फिश फॉर कमर्शियल एंड स्पोर्ट्स फिशरीज़। तो हमने क्या-क्या देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वाकल्चर क्या है? सबसे पहले हमने देखा कि एक्वाकल्चर होता क्या है? एक्वाकल्चर क्या होता है? इट इज़ द फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म। किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म का जब हम फार्मिंग करते हैं, चाहे वो फिश हो, क्रस्टेशियंस हो, मॉलस्क हो या कोई भी एक्वेटिक प्लांट हो, तो इसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा। इससे क्या होता है कि हम इसके मुख्यतः आपको मैंने अभी 5-6 से आई टोल्ड यू 5 टू 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वाकल्चर कि सबसे पहले इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड। लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड बनाने में एक इट इज़ यूज़फुल। नेक्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये लाइवलीहुड का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? लैंड रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स न्यू स्पीशीज़ प्रोवाइड करने में भी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस के प्रोडक्शन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। रिसाइकलिंग ऑफ द ह्यूमन एंड लाइवस्टॉक ओरिजिन। रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। एंड ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स फिश एंड सपोर्ट द रिक्रिएशन फिशिंग। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का स्कोप क्या क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर इज़, पहला स्कोप जो इसका है दैट इज़ योर national income. National income में it plays an important role. Next, employment. With aquaculture, it helps to generate employment. Employment opportunities भी create करता है। अभी हमने देखा यूटिलाइज द रिसोर्सेज, लैंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर हमें करना है देन वी कैन गो फॉर एक्वाकल्चर। अपलिफ्ट द स्टेटस एक्वेरियम पर्पस के लिए, जैसे ऑर्नामेंटल फिशेज़ हो गए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है एक्वेरियम रखने का, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्वेरियम पर्पस। इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द मॉस्किटोज़, मॉस्किटो कंट्रोल में भी ये यूज़फुल होता है। अब मॉस्किटो कंट्रोल में कौन सा फिशेज़ विच फिश इज़ यूज़फुल फॉर द मॉस्किटो कंट्रोल, ये हम अपने आगे आगे हम देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इन सब तरीक़ों से हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ एक्वाकल्चर। स्कोप क्या है एक्वाकल्चर का, व्हाई यू शुड गो फॉर एक्वाकल्चर, ये हमने देखा। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर। तो हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर हम 2 भाग में पढ़ेंगे। पहला हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 2000 to 1000 BC. So, in 2000 to 1000 BC, Chinese aquaculturists considered the earliest beginners of aquaculture. वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले एक्वाकल्चर का स्टार्ट किया था? दे वेर चाइनीज़। ओके, ये याद रखना है आपको कि चाइनीज़ वेर द अर्लीस्ट बिगिनर्स ऑफ एक्वाकल्चर। This indicated that aquaculture has a long history dating as far as 4000 years ago. ठीक है, ये नहीं याद रखना है आपको, बस आपको इतना याद रखना है कि चाइनीज़ जो थे, चाइनीज़ एक्वाकल्चरिस्ट, दे वेर द अर्ली बिगनर्स ऑफ द एक्वाकल्चर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चाइना वॉज द क्रेडल ऑफ द बिगनिंग ऑफ एक्वाकल्चर यूटिलाइजिंग मेनली द कॉमन कार्प। ठीक है, तो विद द यूज़ ऑफ कॉमन कार्प Chinese were the first to start the aquaculture in India. Okay. Next, 500 BC. 500 BC में क्या हुआ था कि many authors वो ये इस बात पे एग्री किए, the exact year is around 475 BC में
ये देखा गया कि फैन लिया ने इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था आपका द क्लासिक ऑफ फिश कल्चर। आपको याद रखना है कि द क्लासिक ऑफ फिश कल्चर किसने लिखा था? तो फैन लिया ने लिखा था। किस समय में? व्हाट वाज द टाइम पीरियड? इट वाज अराउंड 475 बीसी। ठीक है, तो 475 बीसी में फैन लिया ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्लासिक ऑफ फिश कल्चर था। ये बुक इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टू रिकॉर्ड एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट टू रिकॉर्ड एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्ड, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द कॉमन कार्प एंड द ग्रोथ ऑफ फ्राई। ठीक है, तो फैन लिया इन्होंने एक बुक लिखा द क्लासिक ऑफ फिश कल्चर, जिसमें क्या बताया गया? अर्लीस्ट मोनोग्राफ ऑफ द फिश कल्चर। इसमें आपका सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया गया स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्ड के बारे में, मेथड ऑफ द फिश कल्टिवेशन, प्रोपोगेशन ऑफ द कॉमन कार्प एंड द ग्रोथ ऑफ द फ्राई। ये सब बातें फैन लिया ने इस बुक में लिखा था। नाउ मूविंग अहेड, नाउ you need to remember the golden age of common carp culture. गोल्डन एज ऑफ कॉमन कार्प कल्चर क्या है? 500 BC टू 500 AD। 500 BC टू 500 AD को हम गोल्डन एज ऑफ कॉमन कार्प कल्चर कहते हैं। ये इसीलिए कहते हैं बिकॉज इस समय चाइनीज़ पीपल, जैसा हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अर्लीस्ट कौन थे एक्वाकल्चर को डेवलप करने में? सबसे पहला योगदान किसका था? इट वाज चाइना का था। ठीक है, इसी समय क्या हुआ था? इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट 321 टू 300 BC से द यूज़ ऑफ रिजर्वॉयर टू होल्ड द फिश वॉज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड। सबसे पहले रिजर्वॉयर का यूज़ डिस्क्राइब किया गया था। द यूज़ ऑफ रिजर्वॉयर टू होल्ड द फिश वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 321 टू 300 BC। और अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन एज ऑफ कॉमन कार्प कल्चर कौन सा है, देन इट इज़ योर 500 BC टू 500 AD। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए 618 टू 906 AD, यू नीड टू रिमेंबर टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टैंग एम्परर जो कि चाइना के थे, उनका फैमिली नेम ली था। तो ली क्या था? ली जो है वो मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड कॉमन कार्प था। इसी के साथ चाइनीज़ जो थे दे वर वेरी मच इनग्रॉस्ड इन फिश कल्चर। वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे फिश कल्चर में, और उस समय वो सोर्स क्या था? इट वाज द सोर्स ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो चाइनीज़ पीपल दे वर वेरी मच इनग्रॉस्ड इन द फिश कल्चर एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड। दे लुक्ड अपन अदर स्पीशीज़ ऑफ फिश फॉर द पॉन्ड कल्चर। पॉन्ड कल्चर के लिए वो अदर स्पीशीज़ के फिश को देखने लगे। इसी के साथ क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ सिल्वर कार्प, द बिग हेड कार्प, ग्रास कार्प, मड कार्प, और ये सारे स्पीशीज़ जो थे वो पॉन्ड कल्चर स्पीशीज़ थे और डिफरेंट, दे ऑल वेर पॉन्ड कल्चर स्पीशीज़। ये देखा गया कि व्हेन दे वर रेज्ड इन पॉलीकल्चर इन द सेम पॉन्ड, जब इनको रेज किया गया पॉलीकल्चर में से एक ही पॉन्ड में, देन दी स्पीशीज़ दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। कैसे कॉम्प्लीमेंट करते थे? बिकॉज दे हैड गॉट अ डिफरेंट फूड हैबिटेट। उनका डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, दे स्टेड इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेटा विद इन द पॉन्ड। एक ही पॉन्ड में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते थे जितने अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ थे। वो इसीलिए कर पाते थे क्योंकि इनका फूड हैबिटेट अलग था, इनका रहने का तरीका, वो अलग स्ट्रेटा में रहते थे पॉन्ड के। So, this led not only to the discovery of new species for culture, but it also helped in maximizing the productivity of freshwater pond culture. तो it led to, ultimately क्या होगा? वो इनकम बढ़ाएगा जो फार्मर्स होंगे। इट विल लीड टू द इंक्रीज इन इनकम। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, और क्या होगा कि डिफरेंट स्पीशीज़ हम एक साथ ले सके। ऐसा नहीं है कि एक बार में सिर्फ एक ही स्पीशीज़ ले सके। इट लेड टू द टेकिंग अप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द फिशेस। नेक्स्ट इज 1962
1279 सुंग डायनेस्टी। आगे बढ़ते हुए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1960 to 1279 दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुंग डायनेस्टी। इसके पहले हमने टैंग डायनेस्टी देखा। टैंग डायनेस्टी में क्या देखा कि यहाँ पे जो पीपल थे वो क्या करते थे, दे स्टार्टेड द इनिशिएटिव टू कलेक्ट द फ्राई ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज अलोंग द रिवर। नदी के किनारे से ये फ्राइज का कलेक्शन करते थे। ठीक है, तो इनिशिएटिव टू कलेक्ट द फ्राई ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज अलोंग द रिवर इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। इसके बाद क्या हुआ, सिस्टमिक फ्राई कलेक्शन एंड डिस्पर्सल इनटू द नेचुरल बॉडी वॉज हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी में क्या होता था, सिस्टमिक फ्राई कलेक्शन होता था। अगर इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया फ्राई ऑफ कल्टिवेबल स्पीशीज़ को कलेक्ट करना, तो वो आपका टैंग डायनेस्टी था। इसके बाद सिस्टमिक फ्राई कलेक्शन कहाँ किस डायनेस्टी से स्टार्ट किया गया, इट वाज योर सुंग डायनेस्टी। ठीक है, इसी समय इंडिया में द पब्लिश्ड वर्क ऑफ नामा सोलासा presented a compilation describing the fattening of fish in the reservoir। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1368 to 1644। मिंग डायनेस्टी में क्या हुआ कि ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी द वर्क डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट एक्वाकल्चर प्रोसेस वॉज डिटेल्ड। जो भी हमने पढ़ा वो सारे जितना भी वर्क हुआ एक्वाकल्चर से रिलेटेड वो सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ। जैसे मेथड ऑफ कल्चरिंग द फ्राई टू एडल्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्ड, रियरिंग डेंसिटी, पॉलीकल्चर, शॉकिंग कैचिंग रोटेशन, application of food and fertilizer and disease control was dealt in aquaculture work during this period। इस पीरियड में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया जितना भी एक्वाकल्चर से रिलेटेड वर्क है। इन द ईयर 1400 ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर वाज रिकॉर्डेड एज हैविंग बीन स्टार्टेड इन इंडोनेशिया। यहाँ पे ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि इन द ईयर 1400 ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर वॉज रिकॉर्डेड एज हैविंग बीन स्टार्टेड इन इंडोनेशिया में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट डायनेस्टी इज चिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी में ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्दर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिश कल्चर मेथड वॉज एम्फेसाइज्ड। यहाँ पे भी डिटेल्ड डिस्कशन किया गया फिश कल्चर का। ठीक है, दिस इंक्लूडेड फ्राई प्रोडक्शन, सीजन ऑफ अकरेंस ऑफ फ्राई, डिफ्रेंसिएशन एंड सेपरेशन ऑफ फ्राई एंड ट्रांसपोर्ट। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पीरियड में कौन कौन सा अहम वर्क हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट वर्क हुए, कहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन कब दिया गया, इन सब बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया। अभी हमने क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया। तो फर्स्ट इज occurrence of fish in India dates back to 3 millennium BC। ठीक है, fish remains and cut mark has been obtained from evacuations at Mohenjo-daro and Harappa of IVC in Indus Valley civilization indicates utilization of fish as food। fish को food की तरह यूज़ किया जाता था, ये हमें देखने को मिला fish remains से at मोहनजोदारो एंड हरप्पा। ठीक है, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो ये सब आपके साइट्स हैं, अलग अलग साइट्स हैं जहाँ से कुछ रिमेन्स आपको मिले जिसके आधार पे हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो उन साइट्स में कुछ एक थे मोहनजोदारो और हरप्पा, आपको याद रखना है। वहाँ पे जो रिमेन्स मिले उससे हमें ये पता चला कि फ़िश को हम यूज़ करते थे एज अ फूड। ठीक है, नेक्स्ट अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है कौटिल्य ने लिखा था। यहाँ पे सिर्फ आपको अर्थशास्त्र नहीं याद रखना है, आपको रिगार्डिंग किसी भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा।
तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? आपका कौटिल्य ने लिखा। और ये कब लिखा गया था? इट वॉज रिटन अराउंड 300 BC। ठीक है, और ये क्या डिस्क्राइब किया? ये डिस्क्राइब किया कि हाउ फिश कैन बी पॉइजनस इन द टैंक ड्यूरिंग द वॉर टाइम में फिश का टैंक में होना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ये आपका इसमें डिस्क्राइब। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए किंग सोमेश्वर सन ऑफ किंग विक्रमादित्य 6, वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया था कॉमन स्पोर्ट फिश ऑफ इंडिया एंड ग्रुप देम इनटू मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, और ये कहाँ से आपको मिला था इन्फॉर्मेशन? फ्रॉम द बुक मनासोल तारा दैट वाज कंपाइल्ड इन 1127। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया दे डेवलप्ड स्पोर्ट्स फिशरीज थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राउट्स इन द हिल स्ट्रीम्स ऑफ नीलगिरीज कश्मीर एंड कुल्लू वैली। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द फर्स्ट साइंटिफिकली डिजाइंड फिश फार्म was constructed by the then Madras Fisheries Department and Sunkesula in Krishna district, now Andhra Pradesh during 1911। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहला साइंटिफिकली डिज़ाइंड फिश फॉर्म कहाँ था? तो ये आपका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट नाउ आंध्र प्रदेश, 1911 में ये बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नाउ यू नीड टू रिमेंबर फिशरीज डिपार्टमेंट वे एस्टैब्लिश्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर इन वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1908 to 1947। ठीक, यू नीड टू रिमेंबर कि नाउ ऑल्सो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब इम्पॉर्टेंट एरिया है फॉर फिशरी सेक्टर। ठीक है, इन द अर्लियर डेज फ्राइज वे कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड वाटर फ्रॉम कल्चर। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट अचीव्ड द फर्स्ट सक्सेस इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प थ्रू hypophycillation in 1957 and Chinese succeeded in Chinese carp in 1958। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर द पॉइंट। सी, यहाँ पे ही आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग कि नोबडी नोज क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जितना 5-10 पॉइंट रट करके जा रहे हो एग्ज़ाम में उनसे ही क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव डिटेल्ड नॉलेज about everything। तो likewise the pineid shrimp species and the giant freshwater prawn was used in culture were also hatched under control in hatcheries। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक्वाकल्चर का डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, स्कोप पढ़ा। ठीक है, तो एक बार बस मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ aquatic organisms such as fish, crustaceans, mollusk and aquatic organisms। ठीक है, एक्वाकल्चर में क्या हम करते हैं? तो एक्वाकल्चर में हम इट इज़ कल्टिवेटिंग द फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद द कमर्शियल फिशिंग। कमर्शियल फिशिंग में क्या होता है? इट इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ द वाइल्ड फिश। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वाकल्चर? तो एक्वाकल्चर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड। दूसरा, इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट, इफेक्टिव लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा। आगे क्या होगा कि इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यू स्पीशीज़ and strengthening the stock of existing fish in natural and man-made water bodies. Then it helps in the production of ornamental fishes. Recycling process में help करता है। किसका recycling? Organic waste humans का या फिर livestock origin का हो। और किस में help करेगा ये? It helps in production of sports fish and support the recreational fishing। ठीक है, आगे जो हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर की, तो एक्वाकल्चर का स्कोप क्या क्या है
कि इट हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, लैंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है फिशरी एक्वाकल्चर से, ठीक है। फिर अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, एक्वेरियम बनाने में भी एक्वाकल्चर का रोल है, ठीक है। नेशनल इकोनॉमी का ग्रोथ में भी एक्वाकल्चर हैज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इट हेल्प्स इन मॉस्किटो कंट्रोल। नेक्स्ट वी सॉ द हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर, हमने आगे हिस्ट्री देखा एक्वाकल्चर का कि चाइनीज़ जो थे दे वेर द अर्लीस्ट बिगनर्स ऑफ एक्वाकल्चर। अर्लीस्ट बिगनर्स अगर आपसे पूछा जाए कि अर्लीस्ट बिगनर्स कौन थे एक्वाकल्चर के, तो वो आपका चाइनीज़ थे, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए फिर हमने कुछ डायनेस्टीज़ देखे थे, टैंग डायनेस्टी इन चाइना, फिर आपका सुंग डायनेस्टी, ठीक है। फिर हमने मिंग डायनेस्टी पढ़ा, चिंग डायनेस्टी पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया पढ़ा कि फर्स्ट रिमेन जो पाया गया था वो आपका मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट्स पे थे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 2500 BC टू 1500 BC, ठीक है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया था अराउंड 300 BC, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि फ़िश कैसे पॉइजनस हो सकते हैं इन टैंक्स ड्यूरिंग द वॉर की सिचुएशन में फ़िश की उपस्थिति किस प्रकार हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सोमेश्वर जो कि सन थे आपके किंग विक्रमादित्य 6 के, ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड द कॉमन स्पोर्ट फिशेज ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड किसने पाया, मतलब किसने किया, तो वो सोमेश्वर थे। इनका बुक जो था जो कि कंपाइल किया गया था 1127 AD में उसमें, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फिशरीज डिपार्टमेंट जो बना एट सुनकेसुला, ठीक है, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, ठीक। तो ये सब हमने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। इसी के साथ वी हैव रीच्ड टू एंड ऑफ टुडेज वीडियो। Different videos related to allied sectors such as apiculture, sericulture, lag culture, fishery sciences, ये सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहे तो वीडियोस को AFO मेंस एग्ज़ाम से पहले उन्हें देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट सेशन में रिलेटेड टू फिशरी साइंसेस। Stay tuned with us. Do like, share and subscribe the video.